रुको, कौन हो तुम? तुम नहीं नहीं, यहाँ तुम नहीं हो सकते। नहीं नहीं, नहीं। ए रुक, अरे यहाँ आने की परमिशन नहीं है किसी को। वॉचमैन पकड़ो इसे। वो देखो भाग रहा है, पकड़ो उसे। तुम यहाँ भी नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं हो सकते। नहीं नहीं, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम मुझे मार दोगे। अरे कौन है? रुक। परेश, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। देखो, डरो नहीं, सामने आओ। मैं तुम्हें उससे बचा लूंगा। कुछ नहीं कर पाएगा वो तुम्हारा। सामने आओ परेश। ए, कौन है वहां पे? हाँ? अरे क्या हुआ ये सब? अरे किसने किया? बोलो, बताओ। ठीक तो हो तुम? अरे बताओ किसने किया ये सब? इंस्पेक्टर दया। हाँ डॉक्टर साहब, पेशेंट खतरे के बाहर है, लेकिन अभी भी बेहोश है। कौन है, कुछ पता चला? हाँ, इसका नाम परेश है, लेकिन अभी तक बेहोश है। होश में आने के बाद आप लोग मिल सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। वैसे आपने हमें क्यों बुलाया? इनके कारण। इनका कहना है कि हमला करने वाला आप ही की टीम का है। व्हाट? क्या बकवास कर रहे हैं आप? सीआईडी का काम होता है आम आदमी को मुजरिमों से बचाना, हमला करना नहीं, समझा? सब सच बकवास ही लगता है, लेकिन ये बकवास नहीं है, क्योंकि पीड़ित ने खुद मुझसे कहा है। क्या बताया उसने? किसने हमला किया उस पर, बताओ। दया। व्हाट? क्या क्या बोल क्या रहे हो? मैंने उस पर हमला किया? हाँ, उसने मुझसे यही कहा है कि आपने ही उस पर हमला किया है और आप उसे जान से मारना चाहते हो। क्या? मैं उसकी जान लेना चाहता हूँ? हाँ सर, मुझे लगता है कि आपको दया को अरेस्ट कर लेना चाहिए। हमें हमारा काम बताने की जरूरत नहीं है, समझा? मुझे पता था कि आप अपने कलीग का ही साथ देंगे। देखा, चोर चोर मौसेरे भाई। ज्यादा जज मत बन, समझा? और तुम्हारी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हमें। परेश को कैसे जानते हो तुम? मैं उसे नहीं जानता सर। तो फिर? सर, ये हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर हमें मिला था। हमें देखकर ऐसे बिहेव कर रहा था कि जैसे इसने कोई भूत देख लिया हो, और फिर एकदम से अंदर भाग गया। और थोड़ी देर बाद इसकी चीख हमें सुनाई दी। जब हम वहां पहुंचे तो वो बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ा था, और उसने उसी हालत में हमें बताया कि उस पर हमला दया ने किया है। मैं एक समय पे दो जगह पे नहीं हो सकता। मैं सुबह से ब्यूरो में था। तसल्ली के लिए तुम वो सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो, समझे? लेकिन फिर उसने आपका नाम क्यों लिया? एक काम कीजिए, अब जाइए यहाँ से, जाइए। बहुत बोल दिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। समझ में नहीं आ रहा था, जब तुम ब्यूरो में ही थे तो फिर परेश ने ऐसे क्यों कहा कि दया ने उस पर हमला किया? एक बात बताइए, जब आप लोगों ने यहाँ पे परेश को जख्मी हालत में देखा था तो उसके साथ में कोई था या किसी को आते जाते देखा हो? नहीं साहब, वो अकेला ही था। लेकिन सर, उसने इंस्पेक्टर दया का। पता है, उसने दया का नाम बोला। हम यहाँ वो जानने आए जो उसने नहीं बोला, समझे आप? और दया ऐसा नहीं कर सकता।
सर आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि दया सर ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं? जो आदमी अपनी जान दांव पे लगा के दूसरों की जान बचाता हो वो किसी का खून नहीं कर सकता। खुद से ज्यादा मुझे दया पे भरोसा है, समझे? आसपास चेक करते हैं, शायद कोई सबूत मिल जाए। सर ये देखिए। ओह नो, है कौन ये? जिंदा है। हेलो एम्बुलेंस, ये मालमणी के पास अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वहां पे भेजो जल्दी। तुम लोग जानते हो इसे? ये तो सुबह सर है, ये 2-3 बार पहले फ्लैट देखने आ चुके हैं। लेकिन सर इसे हुआ क्या है? शायद ऊपर से गिरा है। ऊपर से गिरा है या फिर गिराया गया है? पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है, ये बहुत जल्द होश में आ जाएगी। गुड। क्या हो गया, इसे तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? जानते हो इसे? साहब, अब ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में इस परेश पे हमला हुआ है वहां पे हमें एक और आदमी जख्मी हालत में मिला। और एक आदमी? कौन है वो? तो वॉचमैन बता रहा था उसका नाम सुबू है, वहां पे 2-3 बार आया था मकान देखने के लिए। उसके हाथ में से हमें ये कपड़े का टुकड़ा मिला है। अच्छा, छोड़ दो मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे, छोड़ दो मुझे। परेश, मैं इसे भी प्रद्युमन सीआईडी से, घबराओ मत, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, हम तुम्हारे साथ हैं। दया, दया छोड़ दो मुझे, दया छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो दया। परेश, दया तुम्हारे सामने खड़ा है, मैं इसे भी प्रद्युमन हूँ। दया, दया छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। परेश, दया, दया तुम जाओ, दया तुम क्या चाहते हो मुझसे? दया छोड़ दो मुझे। परेश क्या बात कर रहे हो? दया, दया छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो दया। परेश, मैं दया नहीं, मैं अभिजीत हूँ। दया, दया जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। अरे दया इधर है। दया छोड़ दो मुझे, मुझे मत मार दो दया। परेश इधर देखो, हम पहले मिल चुके हैं, तुम जानते हो मुझे। दया छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो। सब दया हो, तुम सब दया हो, मुझे मत मारो। डॉक्टर, दया छोड़ दो मुझे, डॉक्टर, दया छोड़ दो मुझे। डॉक्टर साहब, देखिए ना क्या हो गया इसको? दया छोड़ दो मुझे, मुझे एक मिनट, सब दया, सब दया कुछ नहीं होगा तुम्हें, एक मिनट, सब दया हो तुम, सब दया हो तुम सब दया हो, तुम सब दया हो। ये चक्कर है क्या? और हर किसी के चेहरे में उसे मेरा चेहरा नजर आता है। हाँ वही तो, इसलिए जब उसने उस आर्किटेक्ट को, उसके असिस्टेंट को, उस वॉचमैन को देखा तो ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे उसने भूत देखा है। और उसके दिमाग का भूत दया तुम हो, तुम। और इसीलिए उसे लगता है कि तुमने उस पर हमला किया है, क्योंकि हमलावर में भी वो तुम्हें ही देख रहा होगा। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही सर कि मेरा ही चेहरा क्यों? दया, तुम कह रहे थे ना इसे तुम पहले से जानते हो, कैसे? सर लगभग 15 साल पहले मैंने इसे गिरफ्तार किया था सर। हाँ, और 2 साल पहले ये जेल से छूट गया, और पिछले 2 साल में अलग अलग केस में मैंने इसे 2 बार अरेस्ट किया सर। अभिजीत, ये परेश पुराना मेहमान है दया था। और परेश पे हमला किया किसने और क्यों? अरे मैडम जरा ध्यान से।
कौन किरण? मैं कोई किरण नहीं हूँ। अरे क्या कर रही मैडम, क्या कर रही हैं आप? आपको कुछ गलतफहमी हो रही है मैम। अरे मैडम, आप ठीक तो हो ना? किरण? कौन किरण? क्यों सुबह, कैसी तबीयत है तुम्हारी? सर पैर की हड्डी टूट गई है और बाकी इधर उधर थोड़ी सी चोटें लगी हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या हुआ था उस दिन? हाँ? वो आदमी सीढ़ियों से भाग रहा था जब मैं उससे टकराया, और जब मैंने उसके हाथ में चाकू देखा तो मैंने शोर मचाया और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं नीचे गिर गया। उसके बाद सर कुछ याद नहीं। सुबह, तुम्हारे हाथ में से हमें वो जो एक कपड़े का टुकड़ा मिला था, लाल कलर के चौकड़ी का, क्या वो उस आदमी की शर्ट का टुकड़ा था? जी सर, शर्ट पहना था उसने वो, और हाथापाई के दौरान शायद वो मेरे हाथ में आ गया था। अच्छा ये बताइए, उस आदमी का चेहरा देखा था? सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि कुछ याद नहीं। ठीक है, अब तुम जाओ, अगर जरूरत पड़े तो हम तुमसे फिर मिलेंगे, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर। जाओ। आ गया? क्या? कहां पर? अच्छा ठीक है, मैं अभिजीत और पूरी को भेजता हूं उधर। हाँ हाँ, अभी अभी। यस। क्या हुआ सर? दया बता रहा था कि किसी सुपरमार्केट में एक औरत आसपास के सभी लोगों पर हमला कर रही थी और हर एक को किरण 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 नाम से पुकार रही थी। देखिए मैडम, हम लोग सीआईडी से हैं, आपकी मदद करने के लिए आए हैं, ठीक है? ये चाकू हमें दीजिए। तुम्हें किरण हो? देखिए मैडम, मैं किरण नहीं हूँ, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत हूँ। मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी। आप प्लीज नहीं छोड़ूंगी। चाकू रखिए। तुम भी किरण हो, मैं बोलता। सॉरी। क्या हुआ? सॉरी। ओह नो। अरे क्या हो गया? ये औरत गिर कैसे गई? क्या हुआ? हटिए, आजा। एक्सक्यूज मी, हटिए, पीछे हटिए। एक मिनट पीछे आइए। हुआ क्या है इसको? मैडम सुनिए। क्या हुआ इसे? मैडम, सर ये तो मर चुकी है। क्या? इसके शरीर में टेट्राकोटॉक्सिन या ब्यूरारे नाम का जहर इंजेक्ट किया गया था, जिसकी एक बूंद भी जानलेवा हो सकती है। मगर ये जहर तो हमारे देश में आसानी से नहीं मिलता ना? सिर्फ उसे ही मिलता है जो बड़ा रिसर्च कर रहा हो। तो भगदड़ में किसी ने वो पॉइजन इसे इंजेक्ट कर दिया। मगर एक काम करो, इस हादसे के वक्त का जो सीसीटीवी फुटेज है ना, वो अच्छी तरह से चेक करो। खूनी की तस्वीर उसी में मिलेगी। सर। और सर, इस परेश का क्या? इसे हर जगह मैं ही क्यों दिखता हूँ? सालू के साहब, मुझे तो ये केमिकल की बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। ठीक कह रहे हो फ्रेडी, बस ये वाकई किसी खास केमिकल की वजह से, क्योंकि मुझे इसके और परेश के दिमाग में एक अलग किस्म का केमिकल मिला है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि इसी केमिकल की वजह से इन दोनों का बर्ताव एक जैसा और एक ही चेहरा इन दोनों को दिखता है। हाँ बस, और मैं इस केमिकल को और डिटेल में समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब जब तक इस परेश के दिमाग पर इस केमिकल का असर रहेगा, हमें कोई जवाब नहीं मिलेंगे। और अभिजीत, ये कपड़े का टुकड़ा जो आपने हमें दिया था, इसमें से भी हमें कुछ मिला है। कमाल है तारिका जी, आज तो फोरेंसिक में एक के बाद एक सबूतों का खजाना हाथ लग गया है। क्या मिला क्या आपको? ये कॉटन का कपड़ा है और इसके रेशों में आटे के कुछ ट्रेसेस मिले। आटा? सिर्फ आटा? सिर्फ आटा। हाँ वाकई खजाना तो हाथ लगा है। आटा। सर ये फोटोग्राफ है सर। ये जितने भी लोग हैं इनमें से किसी ने उन्हें पॉइजन का इंजेक्शन दिया सर।
अब और एक काम करो, ये जितने सारे लोग हैं ना, इन सब की मूवमेंट ट्रैक करो शॉपिंग मॉल में। खून होने से पहले ये लोग कहाँ थे, कहाँ से आए, क्या क्या कर रहे थे, और खून होने के बाद में देखो ये लोग कहाँ कहाँ गए। ओके? सर मैंने इस औरत का बैकग्राउंड चेक किया। इसका नाम शिप्रा है। ये एक हाउसवाइफ थी। सर परेश तो फिर भी एक मुजरिम है, उसके कई दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन इसकी किससे क्या दुश्मनी हो सकती है? वजह तो कुछ भी हो सकती है पूर्वी, लेकिन एक बात कॉमन है शिप्रा और परेश के बीच में, उन दोनों के ब्रेन में वही केमिकल मिला है। तो उन दोनों का दुश्मन भी एक ही हो सकता है। इस किरण के बारे में क्या पता चला? सर किरण शिप्रा का पति था और 2 साल पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। सर किरण शिप्रा को काफी मारता पीटता भी था। कोई ना कोई बात तो है इस परेश और शिप्रा के बीच में, कोई कॉमन बात, जिसकी वजह से ये दोनों भी उस खूनी के निशाने पर आ गए। क्या हो सकती है वो कॉमन बात? क्या हो सकती है? सर मैं परेश के पड़ोस में पिछले 5 साल से रहता हूँ, पर अजीब बात है सर, ना मैंने उसे कभी देखा, ना कभी मुलाकात हुई। और कोई नहीं है परिवार में उसके? सर उसके पिताजी थे, जिनकी मौत तब हो गई थी जब वो जेल में था, और कोई नहीं है। सर शिप्रा का हस्बैंड बहुत स्ट्रिक्ट था। वो उससे मिलना तो दूर, किसी से बात तक करने अलाउ नहीं करता था। इनफैक्ट वो तो उसको मारता पीटता भी था। सर उसके हस्बैंड के डेथ के बाद ना मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उससे बात करूं, उससे पूछूं, लेकिन उसने इंटरेस्ट नहीं रखा। अच्छा, उसका कोई करीबी दोस्त, कोई रिश्तेदार नहीं था क्या? सर मुझे नहीं लगता कि होगा। अच्छा। शिप्रा और परेश दोनों की जिंदगी में एक बात कॉमन, दोनों जिंदगी में अकेले थे, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार। सर दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या? सर हमने परेश और शिप्रा का कंप्यूटर चेक किया, तो उनकी कंप्यूटर हिस्ट्री से पता चला है कि दोनों ने ही ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किया था। अच्छा, ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप मतलब? सर ये ग्रुप्स है जो डिप्रेशन, लोनलीनेस, ड्रग एडिक्शन और अल्कोहलिज्म में फंसे होते हैं, उनकी काउंसलिंग करता है और उनकी मदद करता है। सर शिप्रा ने 2 हफ्ते पहले ही एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन किया था जो शादीशुदा जिंदगी में परेशान लोगों की मदद करता है, और परेश ने अपने अकेलेपन से निकलने के लिए पिछले महीने ही ऐसा ग्रुप ज्वाइन किया था। अजीब इत्तेफाक है, दोनों ने ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन किया और दोनों को एक ही तरीके की परेशानी हुई। कुछ पता चला इस ग्रुप के बारे में? सर हमारा साइबर एक्सपर्ट राज इस ग्रुप को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, जल्दी कुछ पता चल जाएगा। सर शिप्रा का खून इसी आदमी ने किया। जिस वक्त उसका खून हुआ था उस वक्त जितने भी लोग मौजूद थे, ये सबसे ज्यादा अजीब है सर। जिस वक्त अभिजीत सर और पूर्वी सुपरमार्केट पहुंचे थे, ठीक उसी वक्त ये आदमी वहां पहुंचा था सर, और भीड़ में घुस गया था, और जब शिप्रा की मौत हुई तो फटाफट वहां से भाग गया। रेडी, काम करो, हमारा डेटाबेस चेक करो, शायद इसके बारे में कुछ पता चले, कोई लीड मिल जाए। इसका मतलब है सर ये खूनी सुपरमार्केट में कुछ खरीदने नहीं बल्कि शिप्रा को मारने के लिए आया था। हाँ राज, ओके ठीक है, तो तुम मुझे एड्रेस SMS कर दो। थैंक यू सर। साइबर एक्सपर्ट राज का फोन था, उसका कहना है कि ये दोनों ग्रुप्स एक ही IP एड्रेस से बनाए गए हैं। एक ही कंप्यूटर से? हाँ सर। IP का एड्रेस मिला है? हाँ सर, अंधेरी में एक प्रिंटिंग शॉप है, ये दोनों ग्रुप्स वहीं से बनाए गए हैं। बस, तो फिर अभिजीत तुम और पूर्वी जाओ वहां पर और देखो कौन है इस सबके पीछे और उसका क्या कनेक्शन है। सर क्या सोच रहे होते हैं? सर नहीं, पंकज ने भी बताया कि वो खूनी शिप्रा को मारने के इरादे से ही आया था। तो फिर सर उसे पता कैसे चला कि शिप्रा वहाँ सुपरमार्केट में है और वो लोगों पे हमला कर रही है? वो शिप्रा को फॉलो कर रहा होगा सर।
अगर फॉलो कर रहा था तो अभिजीत और पूर्वी के वहां सुपरमार्केट में पहुंचने से पहले वो मार के निकल जाता, बाद में नहीं मारता उसे। अभिजीत को सुपरमार्केट पहुंचने में 20 मिनट लगे और खूनी को भी वहां पहुंचने में 20 मिनट लगे, तो इसका मतलब है दोनों को भी खबर एक ही वक्त पहुंची थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इंफॉर्मेशन खूनी को हमसे ही गई हो? हमारे यहां से इंफॉर्मेशन? हाँ, हो सकता है। दया कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम परेश को देखने गए थे हॉस्पिटल में, उस वक्त खूनी वहां पर मौजूद था और उसने मेरी बातें सुन ली हो? अरे खूनी हॉस्पिटल में कर क्या रहा था? दया, परेश खूनी के हाथों पहले तो बच गया था। हो सकता है खूनी अपना अधूरा काम पूरा करने हॉस्पिटल आया था, परेश को खत्म करना चाहता था वो, इसलिए। डॉक्टर साहब, क्या आपने इस आदमी को देखा है? भाई साहब, ये आदमी को देखिए जरा, इस हॉस्पिटल में इसको देखा है कहीं? हाँ हाँ, इसको तो मैंने देखा है। कहाँ देखा है? वहाँ वेटिंग रूम में। क्या कोई आया था क्या? नहीं सर, यहाँ कोई नहीं आया। ठीक। हाँ दया सर, परेश तो ठीक है पर वो खूनी अभी तक दिखा नहीं। कहीं तो छुप कर बैठा ही है दया, सही वक्त का इंतजार कर रहा है। वेटिंग रूम में भी चेक किया सर, अभी कोई नहीं है। तो यही पता है, पर कहाँ छुप कर बैठा है ये? कहाँ भागोगे? रुक! माय गॉड! हाँ भाई, क्या मिला? सर, ये दोनों साइड डिलीट किए जा चुके हैं, अब वो ऑपरेशनल नहीं है। मतलब अपराधी ने सबूत मिटा दिया? जी सर, पर सर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मेरे हाथ लगी है। क्या? ये देखिए सर, इसी आईपी एड्रेस से, इसी कंप्यूटर से उस तरीके के 6 और ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप बनाए गए हैं। तो लोगों को फंसाने के लिए ऐसे कई ग्रुप बनाए गए हैं? बिल्कुल सर। सर, बाकी ग्रुप डिटेल में चेक कर लेता हूँ। मतलब सर, परेश और शिप्रा के अलावा और भी कई लोग हैं जिन्हें इन लोगों ने फंसाया है। मगर सर, मकसद क्या हो सकता है इस तरह से साइट बना के लोगों को टारगेट करने का? वही केमिकल से रिलेटेड कुछ होगा। ये कुछ मिला रजिस्टर में? हाँ सर। सर, पिछले 3 महीनों में 85 लोगों ने एक कंप्यूटर यूज किया है। सबकी डिटेल्स चेक करनी पड़ेगी। ठीक है सर, ये देखिए, 6 में से 5 ग्रुप डिलीट किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी एक सपोर्ट ग्रुप एक्टिव है और अभी भी उसे कोई ऑपरेट कर रहा है। एनहांसिंग द लाइफ ऑफ लोनली पीपल, मतलब साफ है, ग्रुप बनाया जाता है, तना लोगों को फंसाया जाता है और बाद में ग्रुप डिलीट। तो अब उन्हें एक और शिकार की जरूरत है। एक आइडिया है? कुछ पता चला इस आदमी के बारे में? फिलहाल तो कुछ नहीं। वॉलेट के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं मिला है, मोबाइल फोन तक नहीं। तो हमारे पास कोई सुराग नहीं है। दया, ये केस दिखता उतना सिंपल नहीं है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है ही है। कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये तो इस खेल का मोहरा लग रहा है सर, वो भी भाड़े का। और इस केस का मास्टरमाइंड अभी भी आजाद घूम रहा है, अपने नए शिकार की तलाश में होगा। जल्द से जल्द ढूंढना होगा सर इसे। हाँ पंकज, आराम से। बस खड़े। ये क्या ही था उनके? सर, आप ये क्या खेल खेल रहे हैं पंकज के साथ? नहीं नहीं, ये कोई खेल नहीं है। बस मैंने बताया था ना, ये केस बहुत ही पेचीदा है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। याद है ना
मैंने बताया था उस परेश के और उस शिप्रा के दिमाग में मुझे एक अलग तरीके का केमिकल मिला था। हाँ, मैंने उस केमिकल को रिप्लिकेट किया और इस पंकज के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। What? अरे तू पागल हो गया शाहरुख है? अगर इसे कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा यार, बिलीव मी, मैं पागल हूं क्या? पंकज, अब आंखें खोलो, देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। तो फ्रेडी सर है। ग्रेट, ये फ्रेडी सर है ना? अब इस तरफ देखो पंकज, यहां कौन खड़ा है? ये कैसे हो सकता है? ये इधर फ्रेडी सर, यहाँ फ्रेडी सर। मतलब शाहरुख है, ये परेश और शिप्रा के साथ यही हो रहा? सर बंद कर। बस बस, पट्टी लगा लो, पट्टी लगा लो बस। ये देखा बस, इसे फ्रेगोली सिंड्रोम कहते हैं। इस सिंड्रोम में इंसान को एक ही चेहरा हर चेहरे में दिखाई देता है। उस इंसान का चेहरा जिसे या तो वो सबसे ज्यादा नफरत करता है या जिससे सबसे ज्यादा डरता है। पंकज, मुझसे इतनी नफरत करता है तू? अरे सर, आपसे नफरत थोड़ी करता हूँ सर, आपसे तो मैं डरता हूँ। पंकज को मैंने इस केमिकल का बहुत थोड़ा सा डोज दिया, इसीलिए इस पर वैसा असर नहीं हुआ जैसा शिप्रा पर और परेश पर हुआ था। परेश और शिप्रा को तो इतना हैवी डोज दिया गया था कि उनके दिमाग पर गहरा असर हुआ और साइकोसिस लेवल पर पहुंच गए। इसलिए दोनों ऐसा रिएक्ट कर रहे थे जैसे सामने भूत दिख गया हो। तो इसका मतलब जैसे जैसे परेश के दिमाग से ये केमिकल का असर कम होगा, नॉर्मल हो जाएगा और हमें अपराधी तक पहुंचने का जरिया मिल जाएगा। हो सकता है, लेकिन दावा नहीं कर सकते। और हाँ, हम ये भी नहीं कह सकते कि इस केमिकल का असर कितने दिनों में खत्म होगा। अगर हम परेश के ठीक होने का इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा, कोई और तरीका। हाँ पूर्वी। सर, मैंने वो ऑनलाइन ग्रुप पे रजिस्टर कर लिया और डिटेल्स भी एकदम परेश और शिप्रा की तरह थी। नो फ्रेंड्स, नो फैमिली, एकदम अकेले। उन लोगों को ऐसे लोगों की तलाश है। ये तुम्हारा ट्रैक है, इससे पता चलता रहेगा तुम्हारे मूवमेंट के बारे में। और ये तुम्हारा कैमरा। हमारे पास सिर्फ ये वॉलेट है सर, उस आदमी की पहचान और असलियत जानने के लिए, और ये कुछ चीजें मिली है साथ में। पेट्रोल पंप का बिल, ये होटल का मैच बॉक्स, खरीदा हुआ मैच बॉक्स, ये नंबर किसका है? ये सेलफोन लगता है किसी? सर हम इस पेट्रोल पंप पे गए थे, वहां से पता चला सर ये आदमी महीने में 2-3 बार वहां पे आता है और सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा कि वो अपने बाइक पे हर बार अलग अलग नंबर प्लेट लगा के आता है। हाँ, और पेमेंट कैश में करता है। और सर ये मैच बॉक्स जिस होटल का है वहाँ पे भी हमने पूछताछ की। वो आदमी महीने में 5-6 दफ़ा खाना खाने आता है और पेमेंट भी कैश से करता है। सर ये नंबर के बारे में आप पूछ रहे थे सर, ये बार में एक लड़की है जो काम करती है, उसका है। वो कह रही थी कि उस आदमी का नाम अशोक है और 1-2 बार उनसे बात हुई है, फिर वो गायब हो गया सर। मतलब हमारे पास इस अशोक के बारे में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है। एक काम करते हैं, ये सारी जो लोकेशंस है ना, पेट्रोल पंप, बार और ये होटल, देखते हैं कहाँ पर है। जरा मैप दिखाओ। ये वो जगह है जहाँ पे वो पेट्रोल पंप है। सर यहाँ पे बाहर है सर। और सर ये होटल है। बार, ये होटल, पेट्रोल पंप। दया सर ऐसे नहीं लगता तुम्हें? देखो ना कि सारे के सारे लोकेशंस 1 किलोमीटर के दायरे में है यहाँ से। हो सकता है सर उसका घर या ऑफिस इस जगह के आसपास ही कहीं। आई एम रेडी। चल।
चलो। हाँ। सर मैं रेडी। अरे वाह, बहुत अच्छा गेटअप है। इसके घर का क्या किया? सर पूर्वी के लिए भाड़े पे 1 हफ्ते के लिए घर लिया। I mean, अल्पा के लिए। अल्पा, ठीक है, गुड। लेकिन पूर्वी, चौकन्ना रहना। उनका पहला कदम क्या होगा हमें पता नहीं है। यस। गुड लक। थैंक यू सर। अब एक काम करते हैं, इस 1 किलोमीटर के दायरे में इस अशोक का फोटोग्राफ दिखाते हैं, सबको दिखाते हैं। शायद कोई निकले जो इसको जानता हो। पूर्वी। हाँ सर। चौकन्ना रहना। सर यहाँ पे तो सब ठीक है। जी कहिए। वो मेरे पीछे ना कुछ गुंडे पड़े, मैं अंदर आ सकती हूँ प्लीज? 1 मिनट। हाँ हाँ जल्दी आओ। क्या 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 हुआ क्या तुम्हें? अरे ये तो आदित्य है, शिप्रा की पड़ोसन। वो एक्चुअली मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़ गए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आपके घर आ गई। कोई बात नहीं। थैंक यू मिस। अल्पा। और तुम? अदिति। बैठो। अब प्लीज मुझे 1 गिलास पानी देंगे प्लीज? अभी लाती हूँ। कुछ ऐसा नहीं किया, ज्यादा दर्द नहीं दूंगी तुझे मैं। पूर्वी, हाँ सर। क्या शिप्रा की पड़ोसन अदिति? सर मैं फौरन वहां पहुंचता हूं। नहीं सर, अब अशोक का भी पता नहीं चला। ये सर। सब कुछ प्लान के मुताबिक तो चल रहा है। अब देखते हैं आदित्य पूर्वी को कहां लेकर जा रही है। अरे ये क्या, ट्रैकर एक ही जगह पे मूवी नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं उन लोगों को ट्रैकर के बारे में पता चला हो, निकाल कर फेंक दिया हो। माय गॉड, अब तक पहुंचेंगे कैसे इन सब तक? चलो, तुम्हारे दवा का वक्त हो गया है। अब अच्छे बच्चे की तरह दवा लो और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं दूंगी। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगी। छोड़ो मुझे। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कुछ दिनों के लिए हम किसी नए लोगों को नहीं लाएंगे, क्योंकि सीआईडी वाले हमें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। हमारी कोई भी लापरवाही हमें बहुत महंगी पड़ सकती है। सर अदिति का घर बंद था, दरवाजा तोड़ के हम लोग अंदर भी घुसे पर कुछ हाथ नहीं लगा सर। इस अशोक का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। सर ऐसा लग रहा है हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए। नहीं फ्रेडी, हमारे लिए कोई रास्ता बंद नहीं होता, हम सीआईडी वाले रास्ता बनाते हैं। सर वो लोग कहीं पूर्वी को केमिकल इंजेक्शन ना दे दे। नहीं, कुछ नहीं करेंगे वो लोग, पूरी को कुछ नहीं होगा। कोई तो बात हम मिस कर रहे हैं, कोई तो बात है जो हमसे छूट रही है, पर क्या क्या हो सकती है वो बात? सर वो
कपड़े का टुकड़ा जो हमें सुबह के हाथ में मिला था, उसके रेशे में आटा मिला था हमें। हाँ सर, आटा। जब मैं अशोक के बारे में रोड पे लोगों से पूछ रहा था, हाँ, तो वहां पे मैंने एक आटा की चक्की देखी थी और उसके पीछे एक पुरानी बिल्डिंग भी है। तो फिर जरूर वो आदमी जिसने परेश पर हमला किया उस आटे की चक्की के आसपास ही रहता होगा, इसीलिए तो उसकी शर्ट पर आटा आ गया। तो ये भी तो हो सकता है कि परेश पे हमला करने वाला अशोक ही हो। सर वो कपड़े का टुकड़ा भी अशोक का ही हो सकता है। ये भी हो सकता है कि परेश पे हमला करने वाला और ये अशोक दोनों एक गैंग के लिए काम करते हो और वो गैंग आटे के चक्की के आसपास होगा। सबके सब आटे के चक्की के आसपास ही हो गया अभिजीत, और पूर्वी को भी उस चक्की के आसपास ही रखा होगा। कोई अपने जगह से नहीं लेगा, कोई भी नहीं। पूर्वी कहाँ है? अदिति, पूर्वी कहाँ है? सब नर्सेज और डॉक्टर इस तरफ आ जाओ। चले चलो तुम भी जल्दी। डॉक्टर अदिति, पूर्वी कहाँ है? पूर्वी कहाँ है? तुम्हारी पूर्वी मेरे पास है एसीपी। सुब्बू तुम? हाँ, मैं जिसे तुम लोग यहां वहां खोज रहे थे ना, वो तुम लोगों के साथ ही था। मुझे देखकर अफसोस तो हो ही रहा होगा ना। मुझे पता था सीआईडी कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ेगी, इसलिए मैं अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। लेकिन इस अदिति की बेवकूफी की वजह से सब गड़बड़ हो गया और मुझे फंसाने के लिए तुमने अपने इस ऑफिसर को मेरे पास भेज दिया। लेकिन अब ये मेरे जाल में फंस चुकी है और मुझे यही यहां से बाहर निकालेगी। तुम्हें क्या लगता है पूर्वी की आड़ लेकर तुम हमसे बच जाओगे? नहीं, लगता नहीं है, ऐसा ही होगा। अगर तुम अपने इस बहादुर ऑफिसर को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे यहां से जाने दो, नहीं तो मैं ये केमिकल इसके अंदर इंजेक्ट कर दूंगा और उसके बाद क्या होगा तुम लोग सब जानते हो। और ये सब तुम क्यों कर रहे हो? हाँ? अपने बेटे रवि के लिए। अपने बेटे के लिए? हाँ, मेरे बेटे को पार्किंसन नाम की बीमारी है। मैं अपने केमिकल से उस बीमारी का इलाज ढूंढ रहा हूं और मैं जिस फार्मा में काम करता हूं वो मुझे इंसानों पर उसे ट्राई करने नहीं देती। इसीलिए तुमने अपने तरीके से लोगों को फंसा के उन पे ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। अगर मैं ऐसे नहीं करूंगा तो मैं सही इलाज तक नहीं पहुंच पाऊंगा। कैसे पता चलेगा मुझे कि इन केमिकल्स का इंसानों पर रिएक्शन क्या होता है? और इसीलिए तुम सपोर्ट ग्रुप में ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जो अकेले रहते थे, ताकि अगर वो गायब भी हो जाए तो किसी को भनक ना लगे और तुम उन पर अपने एक्सपेरिमेंट्स आराम से करते रहो। हाँ? अकेलेपन से जूझ रहे परेश को मैंने अपने सपोर्ट ग्रुप के जरिए फंसाया और उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया। लेकिन इन सबकी गलती की वजह से वो यहां से भाग निकला और तुम लोगों के हाथ लग गया। नहीं तो मेरा प्लान कभी फेल नहीं होता। तभी तुम उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे। मैं तो उसे उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ही मार डालता, लेकिन वो आर्किटेक्ट बीच में आ गया। वहां तुम भी तो जख्मी हालत में मिले थे, ये क्या चक्कर है? परेश को जैसे ही मैंने चाकू मारा मुझे लोगों की आवाज आई और मैं वहां से भागना चाहा और हड़बड़ी में तुम्हारा पैर फिसल गया और तुम सीधे नीचे गिर गए। मैं तो वहां से भी भाग जाता, लेकिन मेरे टूटे हुए पैर की वजह से मैं भाग नहीं पाया। और इसीलिए तुमने विक्टिम होने का ढोंग किया ताकि तुम सेफ भी रहो और किसी को तुम पे शक भी ना हो। और तभी तुम लोगों की नजर मुझ पर पड़ी। और शिप्रा का क्या? उसे तो तुमने किडनैप नहीं किया था, वो तो सुपरमार्केट में घूम रही थी। सपोर्ट ग्रुप में से अदिति ने शिप्रा को चुना और हमने डिसाइड किया कि हम उसे किडनैप नहीं करेंगे और चुपचाप ये ड्रग देते रहेंगे। खिलाड़ी तो तुम शातिर हो पर थोड़े कच्चे हो, नहीं तो हमारे लिए सबूत नहीं छोड़ते तुम। याद है ना तुम्हारा वो शर्ट, उसका एक टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा,
उस पर जो आटा लगा था ना, बस उसी के जरिए हम तुम तक पहुंच गए। पूर्वी, पूर्वी देखो। हाँ, क्या किया तुमने सुब्बू? कभी सोचा है? हाँ? अपने बेटे को बचाने के लिए तुमने न जाने कितने लोगों की जान दांव पर लगा दी, पर यह नहीं सोचा ना कि सही क्या है गलत क्या है। तुम्हारे बेटे को तो हम अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट दिलवाएंगे, मगर तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे बिठा देंगे। शायद फांसी का ऑर्डर भी आ जाएगा तब तक। अजी चलो भगवान, चलिए। वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्ते भाभी जी। राज, क्या हाल है? क्या बात है, आज रक्षाबंधन के दिन भी फैक्ट्री गया होगा ना? फैक्ट्री से मेरा भी बंधन है यार, धंधे की रक्षा तो करनी पड़ेगी ना। तुझसे सच्चा और अच्छा बिजनेस पार्टनर किसी का हो ही नहीं सकता। चल चल अंदर चलते हैं, आइए भाभी जी। अरे मितेश को भाई साहब, ये क्या आपने आने में फिर देरी कर दी? सॉरी भाभी जी, मेरी वजह से आप सबको वेट करना पड़ा। वो दरअसल कुछ जरूरी काम निपटाने थे। देखिए भाई, आज यहाँ बिजनेस की बातें करना सख्त मना है। बिल्कुल सही कहा सूरज भैया ने। विक्रम भैया, हम कब से आपकी कलाई पे राखी बांधने के लिए इंतजार कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़े आप हैं, इसलिए सबसे पहला नंबर आपका, फिर राज भैया का और सबसे आखिर में सूरज भैया का। सॉरी सुधा, इस इंतजार के बदले मैं तुम्हें एक अच्छा सा तोहफा दूंगा। अरे वाह, अब मैं आती हूँ। अरे राहुल। ओ हेलो आंटी। इस बार अपनी बहन के लिए क्या स्पेशल गिफ्ट लाए हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मुंह बोली बहन मुंह बिगाड़ कर क्या बोलेगी? ओ नो राहुल, इस साल फिर से कुर्ती। लेकिन आंटी, इस बार कुछ नया लाया हूँ। लेकिन दीपिका है कहाँ? दीपिका? अरे दीपिका, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? मॉम, वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देख बेटा, आज राखी है, तेरे सारे भाई नीचे तेरा इंतजार कर रहे हैं और राहुल तो तेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट भी लेकर आया है। तू जल्दी से तैयार हो जाना। मॉम प्लीज। क्या बात है दीपिका, कुछ दिनों से देख रही हूँ तेरा मूड उखड़ा उखड़ा सा है। या तो फोन पर बात करती रहती हो या बिना बताए घर से चली जाती हो। अगर कुछ बात है तो बोलो ना। मॉम वो नहीं माँ, आज सच में मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो, तैयार होकर नीचे आ जाओ और अपने भाइयों को राखी बांध ले। फिर अपने कमरे में आकर आराम कर लेना। मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, ठीक है? ठीक है मॉम, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। अरे ये हुई ना बात, जल्दी आना। कैसे बताऊं मॉम डैड को, वो कभी समझेंगे ही नहीं। उन्हें तो यही लगता है कि मैं बिना वजह बात का बतंगड़ बना रही हूँ, पर मुझे पूरा विश्वास है मेरा शक गलत नहीं है।
पिछले साल से ज्यादा मिलना चाहिए, मैं कह देती हूँ भैया। हाँ, वैसे भी जब बहनें तरक्की करेंगी ना तभी भाइयों की तरक्की होगी। बेटे, क्या मिलता है उसे नापो तोलो मत, देने वाले की भावनाओं को समझो। हाँ बिल्कुल, वैसे भी ये तो महज एक रस्म है। भाई बहन का रिश्ता तो प्यार देने और प्यार लेने से होता है। अच्छा राज, अब मैं चलूं। ऑफिस जाकर नए ऑर्डर को चेक करना है। और अरे क्या चलिए पापा, अरे अभी तक मेरी लाडली बहन दीपिका ने मुझे राखी नहीं बांधी। अंकल वो है कहाँ? कहाँ है दीपिका? अभी तक आई क्यों नीचे? क्या है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये दीपिका क्या आवाज है? कहाँ? दीपिका! दीपिका! ये आवाज क्यों नहीं थी? दीपिका! दीपिका दरवाजा खोलो बेटा। दीपिका! दीपिका! ये दीपिका जवाब क्यों नहीं दे रही? दीपिका बेटा दरवाजा खोलो। आप सब पीछे हटिए, मैं दरवाजा तोड़ के देखता हूँ। देख बेटा। तोड़ने से इसको। आओ बेटा, आओ। मौत गोली लगने से हुई है। सर, गोली गले के ठीक नीचे मारी गई है। उल्टाना जरा। कहीं कोई घाव नहीं और गोली भी अंदर। तो ये खिड़की भी अंदर से बंद है। ये दोनों खिड़की भी बंद है और कांच भी नहीं टूटा है। सर, ये दरवाजा भी अंदर से बंद था। घर वाले दरवाजा तोड़ के अंदर आए। कमाल है, सारी खिड़कियां अंदर से बंद है। ये दरवाजा भी अंदर से बंद था। खिड़कियों के कांच नहीं टूटे हुए हैं, मतलब साफ है। गोली बाहर से नहीं चली है। लेकिन सर, अगर गोली अंदर से चली है तो खूनी बाहर कैसे गया? मिस्टर राज, मैं जानता हूं ये वक्त सही नहीं है, पर केस को सॉल्व करने के लिए हमें आपसे कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? ये सारे लोग नीचे थे तो फिर दीपिका यहाँ कमरे में क्या कर रही थी? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं उसे ऊपर बुलाने आई कि आकर राखी बांध ले। कहने लगी मैं तैयार होकर 5 मिनट में नीचे आती हूँ, और उसके बाद तो उसकी चीख ही सुनाई दी। सर, हो सकता है दीपिका ने तैयार होने के लिए दरवाजा बंद किया हो और खूनी अंदर बैठा हो और फिर उसने उसका खून कर दिया। वो तो सकता है पूर्वी, लेकिन खूनी कमरे से बाहर गया कैसे? सर, हमने जहां से शुरुआत की थी फिर उसी सवाल पे आके अटक गए। निखिल, अगर सवाल उठा है तो जवाब भी यहीं कहीं छुपा होगा। वाह, हम यहाँ केस को लेके परेशान है और तू यहाँ पुतलों के साथ खेल रहा है। पुतला नहीं है ये इस वक्त विक्टिम है, और ये विक्टिम ही हमें उस हत्यारे के खेल तक पहुंचाएगा।
तो पहेलियां बुझाने का खेल बंद करेगा? अब क्या करूं भाई, जब से सीआईडी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है इस खेल के अलावा दूसरा कोई खेल समझ में ही नहीं आता है। हाँ, वैसे पूरे सीआईडी के डिपार्टमेंट में तेरे जैसा सिंसियर है ही नहीं ना कोई। थैंक यू। चलो, ये दीपिका है और दीपिका बिल्कुल ऐसे ही खड़ी थी, बिल्कुल ऐसे, और उसे गोली यहां लगी, यहां। मगर सर पुतले के गले के नीचे ये जो रॉड है इसका क्या मतलब है? ये पुतला दीपिका की हाइट का है, यानी कि 5 फुट 4 इंच का, और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दीपिका पे गोली किस एंगल से चलाई गई है। मतलब ये कि इस पुतले के गले पर ये ट्रेजेक्टरी रॉड ठीक उसी एंगल पे लगाई गई है जिस एंगल से इस दीपिका के गले में गोली घुसी थी, और इस एंगल से गोली तभी घुस सकती है जब गन इस एंगल से चलाई गई हो। ये देखो, बिल्कुल नीचे से गोली चलाई है। हाँ बस, लो एंगल से। गोली चली कहां से? चली कहां से ये गोली? सर दीपिका का बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे, तो हो सकता है कि खूनी ने बाहर से ग्राउंड फ्लोर से गोली चलाई हो। लेकिन हमने उस कमरे को अच्छे से चेक किया था, उसके बेडरूम की खिड़की का कोई भी शीशा टूटा हुआ नहीं था। सर, शीशा भी टूटा हुआ नहीं था और खिड़की भी बंद थी। और एक बात सर, ये बुलेट .45 कैलिबर की है और बहुत नजदीक से चलाई गई है। .45 कैलिबर की गोली बहुत नजदीक से चलाई गई। कमरे का दरवाजा और खिड़कियां अंदर से बंद, खिड़कियों की कांच भी ठीक ठाक। इसका मतलब है गोली कमरे के अंदर से ही चली है और गोली चलाने वाला कमरे के अंदर था, अंदर ही था। सर हो सकता है खूनी बेड के नीचे छुपा हो और उसने वहीं से गोली चलाई हो। मान लिया, फिर भी वो कमरे से गायब कैसे हुआ? गायब कैसे हुआ? रजत, जरूर उस कमरे में कोई ना कोई खुफिया दरवाजा है जहां से खूनी गायब हुआ है। इस दीपिका का घर, वो कमरा फिर से अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। सर ना तो कोई खुफिया दरवाजा है और ना ही कोई छुपने की जगह। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ना कोई रास्ता तो होना चाहिए। शायद हम लोग गलत जगह पे सही सबूत ढूंढ रहे हैं। पूर्वी, जरा दीपिका के माँ बाप को ऊपर लेके आओ। सर, सर कहीं दीपिका ने खुद को गोली मार के आत्महत्या तो नहीं कर ली? खेल बोलने से पहले कुछ सोचा करो। अगर उसने आत्महत्या की होती तो गन यहीं कहीं पड़ी होती ना। गन तो नहीं मिली ना। राइट सर। सर, आप लोग एक बात बताइए, जब आप लोग यहाँ पर आए और आपने दीपिका को देखा तो उस वक्त कमरे की खिड़कियां बंद थी या खुली हुई थी? ऑफिसर, उस वक्त हमारा ध्यान पूरा दीपिका पर था। खिड़कियां खुली होनी चाहिए क्योंकि इस कमरे का एसी खराब था। एसी खराब था? कब से? जी 2 दिन से कूलिंग ही नहीं हो रही थी। दीपिका 2 दिन से गेस्ट रूम में सो रही थी। अगर खिड़की खुली थी तो दीपिका यहां गिरी थी इस तरह। इसका मतलब गोली सामने से चली होगी, इस खिड़की से। और डॉक्टर सालुंखे ने भी बताया था कि गोली लो एंगल से चली है। इसका मतलब वो गोली चलाने वाला बाहर ही खड़ा होगा। लेकिन सर जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो सारी खिड़कियां अंदर से बंद थी। जब दीपिका को यहाँ देखने लोग आए होंगे उसी भगदड़ में किसी ने ये खिड़की बंद कर दी होगी। नीचे वॉचमैन से पूछताछ करते हैं। दीपिका मैडम के बेडरूम की यही खिड़की है? जी साहब, इसी तरह की 3 खिड़कियां उस तरफ भी हैं। देखो, कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? जी तकरीबन 5 साल हो गए साहब। ऐसे किसी आदमी को आसपास देखा जो अनजान हो? नहीं साहब, ऐसे किसी आदमी को तो नहीं देखा,
ये है वो खिड़की, दीपिका मैडम के कमरे की। जूते के नीचे। निखिल, ऊपर जाके देखो कुछ मिलता है क्या? सर। सर, गोली चलाने वाला जरूर इस पाइप के रास्ते अंदर गया होगा। सर मगर खिड़की दरवाजे तो अंदर से बंद थे, फिर वो बाहर आया कैसे? सर, हाँ निखिल, सर खूनी यहीं से उतरा है सर। सर यहाँ गमले में जूते के निशान है और पैरापेट पे भी जूते के निशान है सर। ये देखिए सर, यहाँ चश्मा भी मिला है। चश्मा? जरा देखो ये चश्मा, इसे पहचानते हो? किसी को देखा है पहने हुए? नहीं साहब जी। जरा अपने साहब और मालकिन को बुला के लाओ। ये चश्मा देखिए आप लोग, आप लोगों ने देखा है किसी को पहने हुए? कुछ अंदाजा नहीं है सर। मुझे पता है, ये सनग्लासेस फाल्गुन के हैं। फाल्गुन? जी, हमारा पड़ोसी मेजर साहब का बेटा। आपको पक्का यकीन है? जी हाँ, वो जब भी दीपिका से मिलने आता था ये सनग्लासेस पहने रखता था। माफ कीजिएगा शोभा जी, क्या दीपिका और फाल्गुन के बीच में कुछ नफरत का रिश्ता था? मतलब? फाल्गुन दीपिका को प्यार करता था, लेकिन दीपिका उसे पसंद नहीं करते थे। लेकिन फिर भी उसने दीपिका का पीछा नहीं छोड़ा, तो हमने पुलिस कंप्लेंट भी की थी। अच्छा, कब की थी ये पुलिस कंप्लेंट? 1 महीना पहले। ये है हमारे केस की पहली कड़ी। फाल्गुन। फाल्गुन, आज सुबह तुम मिस्टर राज के घर में क्या कर रहे थे? मिस्टर राज? मैं तो उनका घर गया ही नहीं। तो फिर तुम्हारे सनग्लास उनके छत पे कैसे पहुंचे? ये मत कहना कि ये चश्मा तुम्हारा है ही नहीं। जी ये मेरा ही है, पहले कभी गिर गया होगा। अच्छा, मतलब तुम पहले भी कई बार दीपिका के घर जा चुके हो। देखो, सच सच बता दो, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। क्यों किया दीपिका का खून? बता दो, वरना हमें और भी तरीके आते हैं सच उगलवाने के। मैं मानता हूं कि मैं दीपिका के कमरे में गया था, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सर। सर, ये गन मिली है फाल्गुन की कबर्ड में से। ये गन तो मेरी है, तुम्हारे पास कैसे आई? मेजर साहब, .45 कैलिबर की गन, और दीपिका के शरीर से जो गोली निकली है वो भी .45 कैलिबर की ही है। सर मैं तो नकली गोलियों का यूज करता हूं, और पापा की गन तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज करता हूं मैं। और इसी से दीपिका को डराने की भी प्रैक्टिस करते थे। फिर दीपिका ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, फिर तुम्हें गुस्सा आ गया और तुमने बंदूक में असली गोली डाल के दीपिका को मार डाला। ये सच नहीं है सर। सच सिर्फ इतना है कि मैं दीपिका से प्यार करता था, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती थी, और उसके पुलिस कंप्लेंट के बाद मैंने दोबारा उससे मिलने की कोशिश भी नहीं की। तो आज सुबह उसके घर क्यों गए थे? आखिरी बार उसे समझाने गया था कि मैं बुरा लड़का नहीं हूं, मुझे एक मौका दे, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पाई। पर्दे के पीछे से निकल ही नहीं पाया, और दीपिका की मां के कमरे से जाने के बाद मैं भी वहां से चला गया। अब तुम सच बोल रहे हो या झूठ, इसका पता तो हम लगा ही लेंगे। मेजर साहब, आपकी गन को हमें बैलिस्टिक्स में भेजना पड़ेगा, और जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती फाल्गुन, तुम कस्टडी में रहोगे। हाँ साळुंके, क्या कहती है तेरी रिपोर्ट? 2 खबरें हैं आप लोगों के लिए, एक अच्छी है, एक बुरी। आप एक काम करो, पहले अच्छी खबर सुनो। फाल्गुन की गन से जो गोली चली है, उस गन का कैलिबर भी .45 ही है। यार साळुंके, ये तो हमें भी पता है, तू बुरी खबर सुना। बुरी खबर ये है कि दोनों गन्स का कैलिबर तो सेम है, लेकिन दोनों गोलियां मैच नहीं करती हैं। क्या? दोनों गोलियां मैच नहीं करती? तो फिर दीपिका को जो ये गोली लगी है वो फाल्गुन के गन से नहीं चली? नहीं सर, आपकी रिपोर्ट पक्की है? Are you sure? श्योर का क्या मतलब? हाँ, ये सालुके की रिपोर्ट है। मेरी रिपोर्ट कभी गलत नहीं होती है। अगर रिपोर्ट गलत हुई ना, तो इस्तीफा हाथ में दे करके हिमालय पर चला जाऊंगा। जाने दो।
सालू के साथ 2-2 बार हिमालय जा चुके हैं। इसका मतलब फाल्गुन सही कह रहा था। जब दीपिका पर गोली चली तो वो कमरे के बाहर था, तो फिर दीपिका पर गोली चलाई किसने? और जिसने भी ये गोली चलाई वो इस कमरे से बाहर गया कैसे? हाँ सर, सारे खिड़की दरवाजे तो अंदर से बंद थे। वही तो। एक बात और बताता हूँ, शायद कुछ हाथ लग जाए। वो क्या सर? दीपिका को जो गोली लगी है, उस गोली पर से मुझे और भी कुछ मिला है। समझ के सस्पेंस बढ़ाने की बहुत बुरी आदत है तुझे यार। जल्दी से बताना क्या मिला है? लकड़ी के टुकड़े मिले हैं, वुडन पार्टिकल्स। वुडन पार्टिकल्स? सर वो भी बुलेट पर। तो इसका मतलब है गोली दीपिका को लगने से पहले जरूर किसी लकड़ी की चीज को छू कर गई है। सर दीपिका के कमरे में तो बहुत सारा वुडन फर्नीचर है। तो फिर से सारा वुडन फर्नीचर अच्छी तरह से चेक करो। देखो जरूर कहीं ना कहीं तो ये गोली का निशान मिलेगा। सर, अभी सर ये देखिए, ये लकड़ी यहां से जली हुई है। बारूद की स्मेल, गन पाउडर। इसका मतलब गोली इस कबर्ड के अंदर से चलाई गई है। सर ये देखिए फोल्डर। खाली है? सर ये ज्वेलरी बॉक्स भी खाली है। मतलब ज्वेलरी का है। एक काम करो, दीपिका के माँ बाप से पता करो इस फोल्डर में क्या था। यस सर। पूर्वी, सर जरा सामान बाहर निकालो। शोभा जी, इस ज्वेलरी बॉक्स में से किसी ने ज्वेलरी निकाली है या ये बॉक्स पहले से ही खाली था? जी, इस बॉक्स में दीपिका की ज्वेलरी थी, हमने नहीं निकाली। और ये फोल्डर? इसमें दीपिका की डायरी थी, उसे डायरी लिखने की आदत थी। वो किसी को इस फोल्डर को छूने भी नहीं देती थी। इसका मतलब है दीपिका की अलमारी चेक की गई है और कुछ चीजें उसमें से निकाली भी गई है। सर ये देखिए, पर इनसे स्क्रू निकाले गए हैं। ओह, अब समझ में आया दीपिका का खून कैसे हुआ है। कैसे सर? इस अलमारी के अंदर गन फिट की गई थी, वो भी इस तरह कि जैसे ही कोई दरवाजा खोले गोली चल जाए। नहीं, बिल्कुल वैसी अलमारी बनाई है ना जैसी क्राइम सीन पर थी। जी हाँ सर, आपके कहने के मुताबिक दीपिका के बेडरूम की अलमारी की तरह बिल्कुल वैसे ही अलमारी बनवाई है सर। एक्सीलेंट। तो चलो दरवाजा खोलो अलमारी का। मैं? हाँ तुम, चलो जल्दी। अब समझे किस तरह से ये गन फिट की गई है। जैसे ही अलमारी का दरवाजा खुल जाएगा, ट्रिगर दब जाएगा और गोली चल जाएगी। सर दीपिका को कोई शक ही नहीं हुआ होगा कि यहाँ पर गन रखी गई है। जिसने भी ये किया है वो जानता था कि ये अलमारी दीपिका की ही है और वो ही इसे खोलेगी। नहीं, एक बात बताओ, ये रिग लगाने में कितना टाइम लगा तू? सर ये कोई 40 से 45 मिनट। 40 से 45 मिनट। सवाल ये उठता है कि खूनी को ये रिग फिट करने के लिए इतना समय मिला कैसे, और अगर मिला तो दीपिका को इसके बारे में कुछ पता कैसे नहीं चला? सर दीपिका की मां कह रही थी कि उसके कमरे का एसी 2 दिनों से ठीक से काम नहीं कर रहा था।
मगर खूनी का दिमाग ठीक काम कर रहा था फ्रेडी। क्या मतलब सर? मतलब ये कि दीपिका की कमरे का एसी बिगड़ा नहीं था, बिगाड़ा गया था, जानबूझकर बिगाड़ा गया था ताकि बिना एसी के दीपिका कमरे में सोए नहीं और खूनी को ये सारा रिग फिट करने के लिए वक्त मिल जाए। सर ये काम किसी बाहर वाले का नहीं हो सकता। जरूर ये काम किसी अंदर वाले ने ही किया है। घर में आया हुआ कोई मेहमान, कोई दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार। सर उस दिन घर में राखी का त्योहार मनाया जा रहा था, तो घर में बहुत से रिश्तेदार और दोस्त भी थे। नहीं पूर्वी, ये बात रक्षाबंधन के दिन की नहीं बल्कि एक दिन पहले 1 अगस्त की रात की बात है। ये 1 अगस्त की रात की बात। सर ये देखिए, ये एल्बम हमें दीपिका की अलमारी से मिली थी। इसकी कुछ फोटोज में अजीब सी बात है। ये देखिए, ये फोटोज आधी फटी हुई या फिर शायद फाड़ी गई। हाँ, अलमारी तो दीपिका की है, तो इसका मतलब है चाबी भी उसी के पास होगी और फिर ये फोटोग्राफ्स भी दीपिका ने ही फाड़े होंगे। पर क्यों? किन लोगों के चेहरे हैं उन फटे हुए टुकड़ों में जो दीपिका देखना नहीं चाहती थी? सर ये देखिए, सर दीपिका की फोटो, इसके कंधे पर किसी का हाथ है। सर जिस तरह फोटो खींची गई है, इससे लगता है कि इनके बीच में कुछ स्पेशल रिश्ता। हाँ सर हो सकता है ये दीपिका का बॉयफ्रेंड हो, झगड़ा हो गया और रिलेशनशिप टूट गया। हो सकता है, पर क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड था? सर हमने दीपिका के माँ बाप से बात की थी, उन्होंने तो कहा कि इसका कोई प्यार व्यार का चक्कर नहीं था, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे इसमें कोई नई बात नहीं है। बॉयफ्रेंड के बारे में बाहर वालों को पता होता है, घर वालों को नहीं। सर ये देखिए, इस फोटो में सिर्फ दीपिका है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन में वो आदमी है जिसने शायद ये फोटो खींची है। और सर ये कोट भी वही है जो पहले वाले फोटो में थी। एक सेकंड, इसकी पॉकेट पर कोई लोगो है। कौन सा लोगो? पूर्वी मिरर लाना। सर लोगो है XT कंप्यूटर्स। XT कंप्यूटर्स, XT कंप्यूटर्स। तो इसका मतलब है जिसकी हमें तलाश है वो दीपिका का बॉयफ्रेंड XT कंप्यूटर्स में काम करता है। यस सर, ये रिफ्लेक्शन मेरा ही है, मैंने ही खींचा था ये फोटो। और ये फोटोज, इनमें भी तुम ही थे ना? हाँ सर, इन फोटोज में भी मैं ही। तो फिर दीपिका ने ये फोटो फाड़े क्यों? सर उसे कुछ गलतफहमी हो गई थी सर, इसलिए उसने 2 हफ्ते पहले मुझसे रिश्ता भी तोड़ दिया था। गलतफहमी? मैंने उसे समझाने के लिए कई बार मिलने की कोशिश की, कई बार फोन किए सर, लेकिन उसने मुझसे बात करने से भी इनकार कर दिया। किस बात की गलतफहमी हुई थी ये बताओ, समझे? सर उसे लगने लगा था कि मेरा किसी और लड़की से अफेयर है, बट सर मेरा किसी लड़की से कोई अफेयर नहीं था। कोई अफेयर नहीं था तो फिर दीपिका शक क्यों करने लगी तुम पर? हैं? सर मैंने ही बताया था उसे। क्या? सर एक अनजान लड़की मुझे प्यार भरे खत लिख रही थी। एक मिनट, क्या कहा तुमने? अनजान लड़की प्यार भरे खत लिख रही थी तुम्हें? हाँ सर, उसने अपनी पहचान मुझसे छुपा के रखी थी। जरा दिखाओ वो खत। यस सर, आज ही मुझे सुबह टेबल पर मिले। अब तो हमारे बीच दीपिका भी नहीं रही, अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकेगा। तुम्हारी? सर इसका मतलब वो लड़की सौरभ पर ही नहीं, दीपिका पर भी नजर रखी हुई थी। हाँ, अच्छा क्या इस अनजान लड़की ने पहले कभी तुम्हें किसी और तरीके से ऐसे संदेशे भेजे हैं? नहीं सर। हाँ सर, कल सुबह मेरे मोबाइल पे एक ब्लैंक कॉल आया था। तुमने वापस फोन तो किया होगा ना उस नंबर पे? किया था सर, मालूम चला वो दीपिका के घर का नंबर था। क्या? दीपिका ने तुम्हें ब्लैंक कॉल दिया? सर मैंने दीपिका को कॉल किया था, उसने बताया उसने मुझे कोई ब्लैंक कॉल नहीं किया। किसी और ने फोन किया था? कल तो रक्षाबंधन का दिन था, कौन कौन लोग आए थे दीपिका के घर पर? सर त्योहार का अवसर था, उसके कजिन्स प्रीति और वर्षा थे वहां पर। सर कहीं उन दोनों में से कोई तो नहीं? अब तो ये चिट्ठी ही खोलेगी
उस अनजान लड़की का राज। सर, ये लव लेटर प्रीति की राइटिंग से मैच करता है। हाँ, मैंने ही लिखे थे वो लेटर्स। अगर दीपिका नहीं होती तो आज सौरभ मेरे साथ होता। दीपिका ने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया था और इसीलिए तुमने दीपिका को मार डाला। नहीं, मैं मानती हूँ कि मैं सौरभ को बहुत प्यार करती थी, पर मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं दीपिका को नहीं मार सकती। सर, आखिर वो मेरी बहन थी ना। सर, हमें प्रीति के घर से दीपिका की कुछ ज्वेलरी, उसका पेंडेंट और कुछ कार्ड्स मिले हैं जो सौरभ ने दीपिका को दिए थे। तो तुमने ये सारा सामान दीपिका की अलमारी से चुराया था, क्यों? क्योंकि ये सब गिफ्ट सौरभ ने उसे दी थी। मुझे जलन हो रही थी। इन सब पर दीपिका का नहीं, मेरा हक था सर। इसके घर से गन मिली? नहीं सर, गन तो नहीं मिली। तो बताओ प्रीति, कब की तुमने ये चोरी? दीपिका के मरने से एक दिन पहले। और उस वक्त दीपिका कहाँ थी? वो गेस्ट रूम में चुप कर किसी से फोन पर बात कर रही थी। तुमने सुना क्या बात कर रही थी? हाँ, वो किसी से अपने भाई की मौत के बारे में बात कर रही थी। दीपिका के भाई के मौत के बारे में? हाँ, सुशांत की मौत 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में हुई थी। पर दीपिका किसी से फोन पे कह रही थी कि उसे शक था कि वो एक हादसा नहीं, साजिश थी। तो मतलब दीपिका का ये शक किसी और के लिए खतरा बन गया और उस शख्स ने दीपिका का खून कर दिया। पकड़े जाने के डर से उसने दीपिका को अपने रास्ते से हटा दिया। सुशांत के एक्सीडेंट की फाइल निकालो और एक काम करो, दीपिका के सारे टेलीफोन रिकॉर्ड्स चेक करो। देखो उस शाम को दीपिका किससे बात कर रही थी, कौन है वो जिस पर दीपिका ने इतना भरोसा करके अपने मन की बात बताई। सुशांत के एक्सीडेंट के बारे में क्या पता चला? सर, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सुशांत खंडाला के आईवी होटल में ठहरा हुआ था जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ। खंडाला किस लिए गया था वो? सर, वो एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गया था 2 दिन के लिए। और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? कोई आई विटनेस? नहीं सर, कोई विटनेस नहीं। एक्सीडेंट घाट वाले रास्ते पर हुआ था। सुशांत ने अपने होटल से एक टैक्सी बुक की थी। उसकी टैक्सी सामने से आती हुई एक एसयूवी से टकराई और खाई में गिर गई। सर, सुशांत और टैक्सी ड्राइवर दोनों की उसी वक्त मौत हो गई। ओह, अच्छा। और कुछ? और सर, सुशांत के पिता मिस्टर राज से हमें पता चला कि सुशांत उस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था जिससे उनकी कंपनी को करोड़ों का फायदा होता। अच्छा, मुनाफे के साथ खतरे बढ़ते हैं और कामयाबी के साथ दुश्मन भी। ये राहुल है? हाँ सर, वो वेटिंग रूम में। बुलाओ सर। सुशांत की टैक्सी के साथ जो एसयूवी टकराई वो कौन चला रहा था? सर, कोई लकी नाम का आदमी था सर। लकी? हाँ सर। तो उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? कुछ खास नहीं सर, बस इतना पता चला है कि ये लकी खंडाला में छुट्टियां मनाने आया था और किसी स्टिकर बनाने वाली कंपनी में छोटा मोटा काम करता था। अच्छा। और राहुल, एक बात बताओ, क्या दीपिका ने मरने से पहले तुम्हारे साथ सुशांत के बारे में कुछ डिस्कस किया था? सर, दीपिका को शक था कि सुशांत की मौत एक प्री प्लान्ड मर्डर था। उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, करवाया गया था। उसका किसी पर शक था?
नहीं, पर सर दिन रात कोई सबूत ढूंढने की कोशिश करती रहती थी। बहुत समझाया कि ये सब पागलपन छोड़ और सुशांत की मौत को एक्सेप्ट कर, पर वो। ठीक है, तुम जा सकते हो राहुल। और हाँ सर। क्या हुआ? सर दीपिका मेरे बहुत क्लोज थी, और सर सुशांत की मौत के बाद सर सारे भाइयों में वो मुझसे सबसे ज्यादा अटैच। सर मेरी बहन के कातिल को ढूंढने में मैं आप सबकी पूरी मदद करूंगा। सर आप खूनी को सजा जरूर देना सर। ठीक है, ये कोई इत्तेफाक नहीं, कोई इत्तेफाक नहीं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि कुछ और ही है, कुछ और। नहीं तो सुशांत जिस दिन एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था उसी दिन उसके टैक्सी के साथ एक्सीडेंट कैसे होता है? हाँ सर, और ये एक्सीडेंट भी बड़ी टाइमिंग के साथ किया गया था। सुशांत जैसे ही होटल से निकला 15 मिनट के बाद उसकी टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया और वो खाई में जा गिरी। इसका मतलब है उस होटल में कोई तो ऐसा आदमी था जो सुशांत पर नजर रखे हुए था। कोई तो था जरूर। इस होटल आईव्यू में जाकर पता लगाना पड़ेगा। होटल आईव्यू में अच्छी तरह से पूछताछ करो। सीआईडी। बताइए सर। क्या आपके पास यहाँ 2 साल पुराना रिकॉर्ड्स होगा आपके होटल का? 2 साल कैसे? हमारे पास 5 साल का रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको। गुड। तो 26 मई 2010 को यहाँ कौन कौन गेस्ट ठहरा था, हम वो देखना चाहते हैं। 1 मिनट सर। सर ये देखिए, सुशांत रूम नंबर 203 में ठहरा हुआ था। सुशांत 203 में ठहरा था? 204 में कोई लखविंदर नाम का आदमी ठहरा था। कहीं ये लकी तो नहीं? श्रेया, पुलिस रिकॉर्ड में लकी का जो एड्रेस है जरा देखो, ये वही है क्या? सर एड्रेस, फोन नंबर सब मैच हो रहा है। हमारा शक सही निकला, ये लखविंदर लकी है। लकी यहाँ से 6 बजे चेकआउट करके गया। और सर सुशांत ने चेकआउट किया है 6:30 बजे। सर एक्सीडेंट हुआ था 6:45 बजे। और जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो लकी चला रहा था। जहां पे एक्सीडेंट हुआ वहीं चलते हैं, वहीं से कुछ पता चलेगा। सर यही वो मोड़ है जहां पर सुशांत का एक्सीडेंट हुआ था। मोड़ तो एकदम ब्लाइंड टर्न है। सामने से आने वाली गाड़ी दिखेगी भी नहीं यहाँ पे। सर रास्ता बिल्कुल सुनसान है। अगला गांव यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और दोनों तरफ जंगल ही जंगल है। और सर 26 मई को जब सुशांत का एक्सीडेंट हुआ था तब यहाँ पर बारिश हो रही थी। मुझे नहीं लगता ये एक्सीडेंट है। इस लकी ने जानबूझ के अपनी गाड़ी रॉन्ग साइड पे पार्क की और जब सुशांत की गाड़ी पूरी तेजी से इस मोड़ से आई, आउट ऑफ कंट्रोल चली गई और इससे पहले कि उसे कंट्रोल कर पाता, उसकी गाड़ी लकी की गाड़ी से टकराई और उसकी गाड़ी सीधे नीचे खाई में जाती गई और उसके बाद लकी ने अपने आप को किसी तरह से घायल कर लिया, पुलिस को यह दिखाने के लिए कि ये एक एक्सीडेंट है। लेकिन सर हम ये साबित कैसे करेंगे? इस लकी से मिलना पड़ेगा, वही बताएगा कि 2 साल पहले यहाँ पे हुआ क्या था। 2 साल पहले एक्सीडेंट? मुझे कुछ याद नहीं। उस एक्सीडेंट में 2 लोगों की जान चली जाती है और तुम्हें कुछ याद नहीं। सर इसे तो याद दिलाना पड़ेगा। वो हाँ, मुझे याद आया और बेहद अफसोस है मुझे इस बात का। तुम्हें देखकर लगता नहीं है तुमने ज्यादा अफसोस जताया होगा। मतलब कि बैंक में क्लर्क की नौकरी करने वाला आदमी जो 2 साल पहले तक एक भाड़े के घर में रहता था, आज अपने ही नेम प्लेट वाले आलीशान घर में रह रहा है। थोड़ा अटपटा लगा मुझे। एक्सक्यूज मी, ये मेरा निजी मामला है और आप इसमें दखल अंदाजी ना दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, कर दी मेहरबानी। अब आप एक मेहरबानी कीजिए हम पे। सच सच बताइए,
क्या हुआ था उसमें? एक्सीडेंट, पुलिस केस, और अब तो केस भी क्लोज हो चुका है। बट केस फिर से ओपन हुआ है। अब बता, सुशांत को क्यों मारा? नहीं तो और मेहरबानी करनी पड़ेगी। पैसों के लालच में। किसने दिया तुझे ये लालच? हाँ? अब आएगा मजा। यहाँ तक आ तो गए हो, पर जिंदा यहाँ से वापस कोई नहीं जाएगा। आजा, आजा। अरे मुझे मारने के लिए तुम लोगों को दूसरा जन्म देना पड़ेगा। आजा, आजा। बहुत खेल खेल लिया। मैंने ही मरवाया था सुशांत को। क्यों? क्यों मारा सुशांत को? नफरत करता था मैं सुशांत से। क्या कमी थी मेरे अंदर? प्लास्टिक इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी मैंने, मगर मेरे ही परिवार वालों ने सारा कारोबार उस सुशांत को सौंप दिया। अगर ये बात थी तो अपने परिवार वालों से बात करते। उस बेचारे सुशांत का क्या दोष था? उसे क्यों मारा तुम? मैं अपने पिताजी से बहुत लड़ा, मगर वो नहीं माने। इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने अपने भाई का एक्सीडेंट करवा दिया। और ये बात जब दीपिका को पता चली तो तुमने उसे भी मार दिया। बहन थी ना वो तुम्हारी, राखी बांधती थी ना तुम्हें। अरे हम बहनें जब अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती हैं
वो हमारा भाई हमसे वादा करता है कि वो जीवन भर हमारी रक्षा करेगा, और तुमने उसे ही मार डाला। हाँ? तुम्हारी इस नफरत ने दो मासूम जाने ली, सीआईडी ऑफिसर्स पर भी गोलियां चलाई तुमने। अब सड़ते रहना जेल में फांसी का ऑर्डर आने तक।